Hello students, I Muhammad Bilal Bhatti, physics teacher, welcome you all to another informative lecture of motion and force. Surely this lecture will rectify and revamp your knowledge about the subject. हमारा आज का जो लेक्चर है वो है मोमेंटम और न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। तो आइए इसके लर्निंग आउटकम्स देख लेते हैं। जो लर्निंग आउटकम्स हमारे कोर्स वर्क में लिखे हुए हैं वो हैं डिस्क्राइब न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जिसको मैंने जनरल फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ या न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम भी कहा है या कहा जाता है। स्टूडेंट्स सबसे पहले बात करते हैं मोमेंटम की। तो मोमेंटम एक ऐसी टर्म है जो वैसे तो फिज़िक्स में इसका एक मैथमेटिकल फार्मूला है, इसके बारे में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। कल नेक्स्ट लेक्चर में आप देखेंगे कि हम इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात भी कर रहे होंगे। लेकिन प्रॉपरली अगर सोचा जाए तो मोमेंटम जो लिटरेचर का वर्ड है इंग्लिश का, ये असल में वो टर्म है जो ज़्यादातर स्पोर्ट्स में यूज़ होती है। तभी मैंने सबसे पहली लाइन यही लिखी है कि मोमेंटम इज़ अ कॉमनली यूज टर्म इन स्पोर्ट्स। मसलन आपने अक्सर सुना होगा, अगर आप क्रिकेट का मैच देखें, उसकी कमेंट्री सुने, तो जो स्पोर्ट्स अनाउंसर है वो बोलता है कि गोइंग इनटू द सेकंड पावर प्ले द पाकिस्तान टीम हैव द मोमेंटम, कि पाकिस्तानी टीम बड़े मोमेंटम में दिख रही है सेकंड पावर प्ले में जाके। या हेडलाइंस डिक्लेयर करती हैं कि पाकिस्तान टीम गेनिंग मोमेंटम, और जो कोच है वो अपनी टीम को बूस्ट कर रहा होता है कि वो पंप करता है अपनी टीम को हाफ टाइम में कि यू हैव द मोमेंटम, द क्रिटिकल नीड इज दैट यू यूज दैट मोमेंटम एंड बरी देम इन दिस पावर प्ले। तो आप देखें ये ऐसी टर्म्स हैं जो आप कमेंट्री में भी सुनते हैं, ये वो टर्म्स हैं जो कोच भी अपनी टीम को बोलता है, ये वो टर्म्स हैं जो कैप्टन भी अपनी टीम को समझा रहा होता है कि आपके पास मोमेंटम है, यू हैव मोमेंटम, यूज योर मोमेंटम, वो पंप अप योर मोमेंटम। इस तरह की जो वो टर्म्स इस्तेमाल करता है बार बार मोमेंटम की, हकीकत में ये स्पोर्ट्स की टर्म है, ना सिर्फ क्रिकेट में बल्कि फुटबॉल में और भी जो स्पोर्ट्स हैं उनके अंदर जो प्लेयर्स हैं उनको मोमेंटम एनहेंसमेंट की बात की जाती है। तो असल में क्या चीज़ है जिसको मोमेंटम बोलते हैं? तो स्टूडेंट्स एक सिंपल सी एक स्टेटमेंट है जो मैंने अंडरलाइन करके आपकी खिदमत में लिखी है, बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट, कि वो टीम जिसके पास ज़्यादा मोमेंटम है, इसका मतलब ये है कि वो ज़्यादा फुर्ती से मूव कर सकती है, उसके पास ज़्यादा फुर्ती है और उसको रोकना ज़्यादा मुश्किल है। आसान से तरीके से आप स्पोर्ट्स के रिलेटिव मोमेंटम की टर्म अगर ये वाली स्टेटमेंट याद रख लें तो फिर मोमेंटम की फिजिक्स को समझने में भी आपको बड़ा आसानी होगी। तो अ टीम दैट हैज़ अ लॉट ऑफ मोमेंटम इज रियली ऑन द मूव एंड इज गोइंग टू बी हार्ड टू स्टॉप। तो अब ये जो स्पोर्ट्स की एक टर्म है, इसको हम फिजिक्स में कैसे यूटिलाइज करते हैं, यही वो आखिरी स्टेटमेंट है जो फिजिक्स मोमेंटम की बना देती है। तो आइए अब स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट्स जो असल में मोमेंटम है ये हम क्वांटिटी ऑफ मोशन को बोलते हैं। जो बुक की लाइन है कि दिस क्वालिटी ऑफ द मूविंग बॉडी वाज कॉल्ड द क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी बाय न्यूटन। तो ये क्वांटिटी ऑफ मोशन का मोमेंटम कहा जाता है। अब इंटरेस्टिंग पैरामीटर ये है कि हम मोशन की क्वांटिटी यानी मोशन का जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है वो दो पैरामीटर्स की बुनियाद पर करते हैं। नंबर वन, पहला पॉइंट कि उस बॉडी में मूव करने की कितनी जिद है। और मैंने आपको न्यूटन फर्स्ट लॉ पढ़ाते हुए बताया था कि जो मूवमेंट की जिद होती है इसको इनर्शिया बोलते हैं, और जो इनर्शिया है इसकी क्वांटिटेटिव मेजरमेंट मैस के जरिए होती है। तो अगर हमने ये देखना है कि मोशन की क्वांटिटी क्या है तो इसका फैसला सबसे पहले मैस करेगा, यानी जिस बॉडी का मैस जितना ज़्यादा इसका मतलब उसका मोमेंटम उतना ज़्यादा, क्योंकि वो उतनी ज़्यादा स्टबर्न है, वो मूवमेंट उतनी ज़्यादा करना चाहती है। और दूसरे नंबर पर वेरी सिंपल, जिस बॉडी की वेलोसिटी ज़्यादा, स्पीड ज़्यादा, इसका मतलब उसका मोमेंटम ज़्यादा।
तो यही वजह है कि हम मोमेंटम को दो पैरामीटर्स के ज़रिए डिफाइन करते हैं, या इन टर्म्स ऑफ टू पैरामीटर्स हम इसको रिलेट करते हैं मोमेंटम को। नंबर 1 मैस एंड नंबर 2 वेलोसिटी। मैस किस लिए? क्योंकि ये इनर्शिया के कॉरस्पॉन्डिंग है, और वेलोसिटी इसलिए क्योंकि जितनी वेलोसिटी ज़्यादा उतनी मूवमेंट ज़्यादा। तो मोमेंटम को इसी तरह हम फिर डिफाइन करते हैं कि मोमेंटम इज़ इनफैक्ट प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी, या मैस टाइम्स वेलोसिटी इज़ कॉल्ड मोमेंटम। और अगर इसकी मैथमेटिकल फॉर्म देखनी हो तो P इक्वल होता है mv, जबकि P सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोमेंटम है, यानी मोमेंटम को जिस लेटर से डिनोट किया जाता है वो है P। तो P इज इक्वल टू mv, जहां पर m मैस है और जो v है ये वेलोसिटी है। और आप देख सकते हैं कि जो वेलोसिटी बोल्ड है और मोमेंटम भी बोल्ड किया हुआ है, जिससे पता चला कि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है। और एक और इंटरेस्टिंग बात, फार्मूला देखकर पता चल रही है कि जो मोमेंटम की डायरेक्शन है वो दरअसल वेलोसिटी की जानिब होती है। अगर बात की जाए मोमेंटम के वेक्टर होने की, जो भी मैंने बता भी दी, तो वो आगे लिख दिया गया कि वो वेक्टर क्वांटिटी है एंड हैज़ द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ वेलोसिटी। और अगर ऐसा यूनिट की बात की जाए तो मैस के यूनिट होते हैं किलोग्राम और वेलोसिटी के यूनिट होते हैं मीटर पर सेकंड, लिहाजा मोमेंटम के यूनिट होंगे किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अब इस किलोग्राम मीटर पर सेकंड को हम एक और अंदाज में लिख सकते हैं। वो अंदाज ये है कि अगर मैं इसको सेकंड से मल्टीप्लाई करूं और सेकंड से डिवाइड कर दूं, तो हमारे पास जो नई फॉर्म बनती है वो ये बनती है कि क्या मैं इसको लिख सकता हूं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड, और साथ जो सेकंड लिखा हुआ है ये वाला, ये ऐसे ही लिखा रहने दो इनटू सेकंड। तो ये जिसको सर्कल किया है ये वाला सेकंड ऐसे लिखा रहा। तो आप देख सकते हैं ये जो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा हुआ है, ये तो असल में किलोग्राम मीटर पर सेकंड जो लिखा गया ये तो न्यूटन है, क्योंकि किलोग्राम मीटर पर सेकंड असल में न्यूटन को कहा जाता है। पहले भी ये बात हो चुकी है, लिहाजा हम मोमेंटम को एक और मोमेंटम के यूनिट को किलोग्राम मीटर पर सेकंड की बजाय जो ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म है यूनिट्स की, इसको न्यूटन सेकंड भी लिख सकते हैं। तो मोमेंटम के दो यूनिट हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड और दूसरे न्यूटन सेकंड। आइए इसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करते हैं मोमेंटम और न्यूटन सेकंड लॉ की। तो टाइटल है मोमेंटम एंड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो ये हम एक फार्मूला डिराइव करते हैं और उसके बाद उस फार्मूले को स्टेट करेंगे, जिसको हम न्यूटन सेकंड लॉ या जनरल फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ बोलेंगे। मैं फिर बोल देता हूँ, उसको हम न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम या जनरल फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ बोलेंगे। जनरल फॉर्म इसलिए क्योंकि ये जो अब हम न्यूटन सेकंड लॉ की शक्ल डिराइव करेंगे ये इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम है, और आपको पता है मोमेंटम को क्वांटिटी ऑफ मोशन बोलते हैं। तो इसी वजह से एक तो आपने न्यूटन सेकंड लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म पढ़ी थी, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। तो अभी हम न्यूटन सेकंड लॉ की एक और शक्ल डिराइव करने जा रहे हैं जो कि नेट फोर्स होगी, लेकिन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। तो मोमेंटम क्वांटिटी ऑफ मोशन है, इसीलिए इसको जनरल फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ बोलेंगे। तो इस फार्मूले को डिराइव करने के लिए आइए पहले सिचुएशन बना लेते हैं कि मान लें एक बॉडी जिसका मास m है, वो इनिशियल वेलोसिटी vi से मूव कर रही है, उस पर फोर्स लगी। फोर्स बॉडी में एक्सेलरेशन पैदा करता है, और एक्सेलरेशन का मतलब वेलोसिटी में चेंज आ जाना। तो पहले बॉडी की वेलोसिटी vi थी, बाद में वेलोसिटी vf हो गई, और जितने टाइम में ये हुआ, मान ले वो टाइम t है, तो बाय डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन मैं कह सकता हूं कि एक्सेलरेशन इक्वल होता है vf माइनस vi ओवर t। आप इसको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी कह सकते हैं, या सिंपल डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं कि a इक्वल लिखा मैंने vf माइनस vi अपॉन t। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स मैं a की बजाय बाय न्यूटन सेकंड लॉ a की बजाय f ओवर m भी लिख सकता हूँ, क्योंकि हम जानते हैं कि f इक्वल होता है ma। तो सिंस वी नो f इक्वल होता है ma, जबकि f यहाँ पर नेट फोर्स है, तो फिर यहाँ पर मैं a को सब्जेक्ट बनाते हुए a की बजाय लिख सकता हूँ f ओवर m। तो अगर a की बजाय f ओवर m लिख दें तो हमारे पास जो नई फॉर्म बनती है वो है f ओवर m इक्वल टू vf माइनस vi ओवर t। और यहाँ पर अगर f को सब्जेक्ट बनाएं, m को रियर m को वहाँ भेज दें दूसरे साइड पर, तो हमारे पास जो नई शक्ल बनती है, बल्कि यहाँ पर अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो f इंटू टी इक्वल हो जाता है vf माइनस vi टाइम्स m, और m दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो m vf माइनस m vi।
और यहाँ पर जो एम वी आई है ये असल में इनिशियल मोमेंटम है, और ये जो एम वी एफ है ये फाइनल मोमेंटम है। इसका मतलब ये जो लिखा हुआ है ये फाइनल मोमेंटम है, और ये जो लिखा हुआ है ये इनिशियल मोमेंटम है। एंड फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ये तो चेंज इन मोमेंटम हो गया। तो अगर मैं दोबारा टाइम को रीअरेंज करूं, ये टाइम को असल में दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई करने की एक रीज़न थी कि आगे जब हम इम्पल्स को स्टडी करेंगे तो यही जो एफ इंटू टी लिखा गया है इसको हम इम्पल्स बोल देंगे। तो यहाँ पर अगर रीअरेंज ना भी करते कोई इशू नहीं था, क्योंकि असल में हमें फोर्स को सब्जेक्ट बनाना था टू डेराइव न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। तभी दोबारा एफ को सब्जेक्ट बनाया और एफ इक्वल आ गया एम वी एफ माइनस एम वी आई ओवर टी। तो यहाँ पर ये जो एम वी एफ है अगर मैं इसको फाइनल मोमेंटम बोल दूँ और एम वी आई को इनिशियल मोमेंटम बोल दूँ तो हमारे पास जो नई शक्ल बनती है वो बनती है डेल्टा पी अपॉन टी इज इक्वल टू एफ। और अगर मैं इस P के ऊपर वेक्टर डेल्टा P पर वेक्टर का साइन लगाऊं और फोर्स पर भी वेक्टर का साइन लगाऊं तो हमारे पास जनरल फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ हो गई, जिस जो मैथमेटिकल फार्मूला है उसे देख के पता चल रहा है कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। और यही न्यूटन सेकंड लॉ की इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम स्टेटमेंट है कि हम डिफाइन करते हैं कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इक्वल्स द अप्लाइड फोर्स। आप इसे अप्लाइड फोर्स कह लें या नेट फोर्स कह लें, एक ही बात है। हम इस लॉ न्यूटन सेकंड लॉ को इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम दो तरीकों से डिफाइन कर सकते हैं। पहला कि अगर कभी भी किसी बॉडी के मोमेंटम में विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज आए तो इसका मतलब उसके ऊपर कोई रिजल्टेंट या नेट फोर्स अप्लाई की गई होगी। एंड कन्वर्सली स्पीकिंग, अगर किसी बॉडी पर कोई रिजल्टेंट या नेट फोर्स अप्लाई हो तो उसके मोमेंटम में विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज आ जाता है। मैं फिर बोलता हूं, दोनों स्टेटमेंट्स बड़ी इंपॉर्टेंट हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। नंबर वन, अगर किसी बॉडी के मोमेंटम में विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज आए तो इसका मतलब उस पर कोई फोर्स लगी है, या कन्वर्सली अगर किसी बॉडी पर फोर्स लगे तो उसके मोमेंटम में चेंज आ जाता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसी को न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम कहा जाता है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं स्टूडेंट्स इस फार्मूले को लेकर, जो इस फार्मूले से रिलेटेड हम एवरीडे लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। एक स्पेशल फॉर्म में आपको इस जनरल फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ की समझाता हूं, जिसके ऊपर एक हमारी बुक में एग्जाम्पल भी है। मैं आपको उसका कॉन्सेप्ट सिखाता हूं और एग्जाम्पल मैं आपको असाइनमेंट में दूंगा, क्योंकि तकरीबन सारी बात ही मैं आपको सिखा दूंगा और आपकी असाइनमेंट होगी कि आप इस एग्जाम्पल को सॉल्व करें। तो आइए मैं इस न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम की एक स्पेशल फॉर्म आपको बना के दिखाता हूं। मान लें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक पाइप है जिसके ये क्रॉस सेक्शन एरियाज हैं, और इस क्रॉस सेक्शन एरिया को मैं ए बोल देता हूं और इस पाइप की जो लेंथ है इसको मैं डी बोल देता हूं। मान लें कि इसके अंदर पानी फ्लो कर रहा है जैसा कि दिखाया गया डायग्राम में, और ये मान लेते हैं कि ये पानी जब जाकर अपने पाइप के राइट क्रॉस सेक्शन से टकराता है तो इसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है, और इनिशियली जब ये फ्लो कर रहा था तो इसकी जो वेलोसिटी थी मान लें वो v थी। तो बाय जनरल फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ आपने पढ़ा है कि F इक्वल होता है mvf माइनस mvi अपॉन t। तो स्टूडेंट्स, जो अगर तो फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो है mvi, आइए mvi लिखता हूं, तो mvi तो जनरल फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ लिखी गई। अब जैसा कि अभी आपने देखा फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो और इनिशियल वेलोसिटी v है, तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूं कि F इक्वल होगा mv अपॉन t। चाहे तो माइनस साइन भी लगा लें, माइनस साइन सिर्फ डायरेक्शन के ऑपोजिट होने को शो करता है, लिहाजा मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो माइनस साइन को इग्नोर भी कर सकता हूं। अब यहां पर अगर पानी की बात की जा रही है तो फिर मैं मैस को ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, क्योंकि बाय डेफिनेशन ऑफ डेंसिटी इक्वल होती है मैस पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर डेंसिटी इक्वल होती है मैस पर यूनिट वॉल्यूम तो इसका मतलब मैस इक्वल होगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। और अगर वाटर की बात की जा रही है तो वाटर की डेंसिटी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है या 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। तो इसका मतलब ये डेंसिटी वाला पैरामीटर तो कांस्टेंट हो गया। अब स्टूडेंट्स, यहां पर अगर वॉल्यूम की बात की जा रही है तो अगर ये सिलेंड्रिकल पाइप है तो सिलेंड्रिकल पाइप का जो वॉल्यूम होता है
उसका फार्मूला होता है कि उसके क्रॉस सेक्शन एरिया को डिस्टेंस या लेंथ ऑफ पाइप से मल्टीप्लाई कर दें। यानी मैं इस वॉल्यूम की जगह लिख सकता हूं कि यहां पर जो F होगा ये इक्वल हो जाएगा डेंसिटी इंटू ए इंटू डी। ये वॉल्यूम की जगह मैंने ए डी लिख लिया टाइम्स वी ओवर टी। तो ऐसा लिखने से हमारे पास एक और मैथमेटिकल फॉर्म बन गई इन टर्म्स ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया, डिस्टेंस या लेंथ ऑफ पाइप एंड वेलोसिटी, और डेंसिटी तो कांस्टेंट है। अब यहां पर स्टूडेंट्स देखने वाली बात है कि ये जो लिखा हुआ है डी ओवर टी, अगर मैं ये डी ओवर टी जिसको मैंने डॉटेड लाइन बना दी है, अगर मैं डी ओवर टी की बात करूं तो ये तो वेलोसिटी है कि अगर आप डिस्प्लेसमेंट को टाइम पर डिवाइड करें तो ये वेलोसिटी है। तो अगर ये वेलोसिटी, अगर मैं डी बाई टी की जगह वेलोसिटी लिख लूं तो हमारे पास जो फाइनल फॉर्म आती है जिसका नाम मैंने स्पेशल फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम रखा है, वो ये बनती है कि F इक्वल होगा रो ए इंटू वी स्क्वेयर्ड। तो स्टूडेंट्स ये वो स्पेशल फॉर्म है जो मैं आपको बना के दिखाना चाह रहा था इन टर्म्स ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। तो नेट फोर्स इक्वल आती है डेंसिटी इंटू एरिया इंटू वी स्क्वायर। कैसे इस फार्मूले को हम प्रॉब्लम सॉल्विंग में यूटिलाइज कर सकते हैं? इस फार्मूले में आप सिर्फ ये बता दें कि किसी भी पाइप जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए हो और उसमें कोई भी फ्लूइड फ्लो कर रहा हो, चाहे वो एयर है, चाहे वो वाटर है, चाहे वो ग्लिसरीन है, बस उसकी डेंसिटी का हमें पता होना चाहिए। अगर वाटर की बात करेंगे तो पानी की डेंसिटी 1000 होती है, एयर की बात करेंगे तो एयर की डेंसिटी 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। अगर हमें फ्लूइड की या वाटर की डेंसिटी, वाटर फ्लो कर रहा है किसी पाइप में, उसकी डेंसिटी का पता है, तो आप मुझे सिर्फ और सिर्फ उस पाइप के क्रॉस सेक्शन एरिया का बता दें और पानी किस इनिशियल वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है उस इनिशियल वेलोसिटी का बता दें। मैं आपको बता दूंगा कि ये वाटर जाकर सामने वाले पाइप्स को जब टकराएगा, जब इसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो नहीं है, तो वो जितनी फोर्स अप्लाई करेगा वो फोर्स कितनी होगी। एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपसे यहां से शेयर करूं कि देख लें, मैंने माइनस साइन को इग्नोर किया है। आगे चल के हमने एक टॉपिक पढ़ना है फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो, वहां पर मैं माइनस साइन को इग्नोर नहीं करूंगा और वहां पर मैं आपको इस माइनस साइन की फिजिकल सिग्निफिकेंस भी सिखाऊंगा। लेकिन फॉर द मोमेंट हमें माइनस साइन की जरूरत नहीं थी, क्योंकि यहां पर हमने सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स के एक स्पेशल फॉर्म या एक स्पेशल फार्मूले को डिराइव करना था जो आपके सामने है। तो स्टूडेंट्स, आपने दो बड़े इंपॉर्टेंट फार्मूले सीखे। पहला कि F इक्वल होता है डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, जिसको जनरल फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ बोलते हैं, और जनरल फॉर्म इसलिए क्योंकि ये इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम है। और दूसरा, आपने इसी फार्मूले में सब्स्टिट्यूशंस करके और पैरामीटर्स को रिप्लेस करके इन टर्म्स ऑफ पाइप एक और फार्मूला डिराइव किया, F is equal to rho, which is called density, A cross section area of pipe, and V which is velocity या roughly speaking speed of water or any fluid flowing in the pipe। अच्छा, अब स्टूडेंट्स इसी से जुड़ी हुई एग्जाम्पल जो टेक्स्ट बुक की असल में एग्जाम्पल है, उसको मैंने इन टर्म्स ऑफ असाइनमेंट आपकी खिदमत में रखा है। आइए मैं असाइनमेंट पढ़ देता हूँ। आप मुझे 100% श्योरिटी है कि आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकेंगे अगर आपने ये लेक्चर बड़े गौर से सुना है, और इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल भी है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी और MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो एग्जाम्पल या एग्जाम्पल कह लें या असाइनमेंट कह लें कि अ होज पाइप इजेक्ट्स वाटर एट स्पीड ऑफ 0.3 मीटर पर सेकेंड थ्रू अ होल ऑफ area 50 centimeter squared. If the water strikes a wall normally, calculate the force on the wall assuming the velocity of the water normal to the wall is 0 after striking। तो जिन बच्चों ने लेक्चर बड़े गौर से सुना है वो ज़रूर इस पर गौर कर रहे होंगे कि ये एग्जाम्पल में जितनी भी सिचुएशन है ये तो बिल्कुल वही है जो अभी मैंने स्पेशल केस ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम में डिराइव किया है। एक यहाँ पर मैं आपको हिंट देता चलूँ कि यहाँ पर जो एरिया है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, जब आप इसको SI यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो आपने जब 50 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर बनाना है तो मिस्टेक नहीं करनी, क्योंकि फिजिक्स की कन्वेंशन है कि अगर सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसका मतलब है सेंटी का भी स्क्वायर, मीटर का भी स्क्वायर, पैरेंथेसिस नहीं लगाते। अगर सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा है तो इसका मतलब है सेंटी का भी स्क्वायर,
मीटर का भी स्क्वायर। तो जब इसको खोलेंगे तो इसको लिखा जाएगा सेंटी का स्क्वायर का मतलब एक्सपोनेंट -2 का होल स्क्वायर। और स्टूडेंट्स पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, यानी इसको जब फाइनली लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा 50 एक्सपोनेंट -4 मीटर स्क्वायर SI बेस यूनिट्स में। तो स्टूडेंट्स जो आप कंफ्यूज हो सकते थे या जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आप गलती कर सकते थे, मैंने वो भी एवेलुएट कर दी है। आई होप कि आप इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को करने के बाद अगर आप इसको टेक्स्ट बुक से देखते हैं और आपका जो फाइनल आंसर आता है और जो बुक का आंसर है अगर वो सेम है तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट होगा। आज इसको यहीं पर कंक्लूड करता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इम्पल्स की और साथ ही साथ हम चलेंगे मोमेंटम का जो असल कॉन्सेप्ट है जिसकी ज़्यादा प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, उस तरफ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।